हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं अगला पार्ट डेटा स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ बेसिक्स से, थोड़ा सा और डिटेल में इन डेप्थ में हम चीज़ों में जाएंगे और उम्मीद है आपको समझ आएगा। और अब तक जो हमने पढ़ाया है उम्मीद है वो आपको समझ आया हो। तो बात कर लेते हैं यहाँ एक चीज़ है स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है? Structure, it is a composite data type that defines a grouped list of variables that are to be placed under one name in a block of memory. इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ ताकि जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं वो आसानी से समझ पाएँ चीज़ों को। A structure is a composite data type that defines a grouped list of variables that are to be placed under one name in a block of memory। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक एक तरह का ये कंपोजिट डेटा है, मतलब डेटा टाइप है जो डिफाइन करता है जो भी हम एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स बना लेते हैं और वो एक पर्टिकुलर नेम में ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स भी हम इंक्लूड कर सकते हैं जो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनाएगा। ठीक है, it allows different variables to be accessed by using single pointer to the structure। थोड़ा सा इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप ये लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्सिंग से आपको समझ आ जाएगा। जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको लिखेंगे स्ट्रक्ट, उसके बाद लिखेंगे स्ट्रक्चर का नेम, स्ट्रक्चर का एक नेम हम लिख लेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, यहाँ डेटा टाइप, मेंबर 1, इसी तरह से डेटा टाइप मेंबर 2, डेटा टाइप मेंबर 3। ऐसे हम कितने भी ले सकते हैं, मैं केवल यहाँ 3 ले रहा हूँ, पैरेंथेसिस क्लोज, और ये इस तरह से हम इसका सिंटेक्सिंग देंगे। ठीक है, अब साइड बाय साइड हम समझ लेते हैं कि किस तरह से हम ये बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर मुझे एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर बनाना होता तो मैं क्या लिखता जब इम्प्लीमेंट करता। सपोज करो एम्प्लॉय का मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्ट, तो स्ट्रक्ट आएगा, और एम्प्लॉय का बना रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉय नेम लिख दिया, यहाँ मैंने एम्प्लॉय। ठीक, अब सपोज कीजिए यहाँ ये डेटा टाइप, ये वाला डेटा टाइप हम लिख रहे हैं इंटीजर टाइप। मान लो कोई वैल्यू, मान लो उसकी आईडी हम यहाँ ले रहे हैं आईडी, और दूसरा डेटा टाइप लेट सपोज यहाँ मैंने ले लिया फ्लोट, यहाँ पे मैंने लिख दिया सैलरी, उसकी सैलरी क्या है।
ठीक है, अब मान लो तीसरा डेटा टाइप मुझे कुछ और लेना है, तो सपोज कीजिए मैंने कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर डेटा टाइप नेम। ठीक, फिर मैंने सपोज की और एक इंटीजर डेटा टाइप ले लिया जिसमें लिख दिया मैंने मोबाइल, अगर हम मोबाइल नंबर उसका ले। ठीक है, और ये पैरेंथेसिस क्लॉज। तो इस तरह से मैंने कर दिया। तो बेसिकली एक ये अलग तरह का हमारा डेटा टाइप बन गया हमारा। अब जब मैं कभी से यूज करना चाहूंगा तो मैं इसका डिक्लेरेशन दूंगा इस तरह से, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E1 कॉमा E2 कॉमा E3। सपोज करो हम तीन एम्प्लॉय का डेटा सेव करना चाह रहे हैं, तो एम्प्लॉय 1 का E1 में कर देंगे, एम्प्लॉय 2 का E2 में, एम्प्लॉय 3 का E3 में। तो एक तरह का ये भी अलग तरह का डेटा टाइप हो गया, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ डेटा टाइप हमारे हो गए। तो बेसिकली जैसा हमने डेफिनेशन में कहा था, क्या कहा था कि ये ग्रुप लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है जो एक ही नेम ब्लॉक में आपका आ गया है। यानी ये देखिए ये ग्रुप लिस्ट है, ठीक है, जो एक ही नेम ब्लॉक में हमारा आ गया है। ठीक है, और एक ही पॉइंटर, क्या पॉइंटर, एम्प्लॉय के ही सीधा, जैसे E1 से हम डायरेक्टली उससे हम उस डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस कर पाए। ठीक है, आपको उम्मीद है मुझे ये बात समझ आई होगी। एक्चुअल में हम इस कोर्स में प्रोग्रामिंग नहीं देखेंगे डीप, मतलब कोई प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, हम केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो चीज़ों की है वही देखेंगे। बट आपको थोड़ा सा हम आइडिया इसलिए दे रहे हैं कि कई बार इन बेसिक पे भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है। ये बेसिकली बेसिक है, डिक्लेरेशन है, इस पे ये चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, अब इसका हम एडवांटेज देख लेते हैं। इस जो हमने ये डिस्कशन किया इसका एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज, इट कैन होल्ड वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, अभी जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप। दूसरा क्या है, वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स containing different types of attributes। ठीक है, तीसरा क्या है, it allows to reuse, सॉरी हैंग हो गया है, it allows to reuse the data layout across the program। okay okay, again came back, it allows to reuse the data layout across programs। ठीक है, फोर्थ एडवांटेज क्या है, फोर्थ एडवांटेज है, it is used to implement other data structure like linked list, stack, queues, trees and graphs। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमने यहाँ पर डिस्कशन किया इस चीज़ का, क्योंकि जो हमारे आने वाले सेशन से उसमें ये यूज़ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद टॉपिक देखेंगे एरे इन डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ हम जो एरे है डेटा स्ट्रक्चर का
वो डिस्कस करेंगे। पहले तो समझते हैं एरे है क्या। एरे आर डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम stored at a contiguous memory location। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से ही बेसिक बनता है, ठीक है। Arrays are defined as the collection of similar types of data items stored at sorry मैं इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी रहे। stored at contiguous memory locations। क्या है ये भी हम अभी समझेंगे, ठीक है, और डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा और लिख लीजिए। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर where each data element can be randomly लिख लिया दोस्तों, आगे आगे बढ़े। randomly accessed, आप लिख लीजिए डेफिनेशन को। by using its index number। अभी आप लिख लीजिए, आपके सारे डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। हम आप जब आगे बताएंगे चीज़ों को, लिखा इसलिए रहे हैं ताकि आप चीज़ें समझ सकें, आप रिलेट कर सकें। जब आप रिवाइज करें तो वो चीज़ें सब आसानी से आपको समझ आए, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन वापस से दोहरा लेते हैं। Arrays are defined as the collection of similar types of data item stored at a contiguous memory location. It is one of the simplest data structure where each data element can be randomly accessed by using its index number। जब आगे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा तो जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ कवर हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहाँ पर कुछ डेराइव्ड डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, जो हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा, जैसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा कौन कौन से होते हैं। प्रिमिटिव टाइप की अगर हम बात करें तो वो होते हैं जो बेसिक टाइप हमारे हैं। यहाँ पे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप मेरे कौन कौन से होते हैं। इंट हो गया, कैर हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया। इस तरह के जितने भी हैं वो सब प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं, ठीक है। अब ऐसा समझिए कि कोई, मान लीजिए हम किसी स्टूडेंट्स के पास 6 सब्जेक्ट हैं। सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है, यहाँ उसके पास 6 सब्जेक्ट हैं। अब उनके जो मार्क्स हैं वो हम स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, या तो मैं हर सब्जेक्ट के लिए एक वेरिएबल करूं, मैं कहूं इंग्लिश का एक वेरिएबल हो गया, मैथ्स का एक वेरिएबल हो गया, हिस्ट्री का एक वेरिएबल हो गया। सपोज कीजिए इस तरह से मैं या तो एक एक वेरिएबल अलग से डिफाइन करूं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए।
या फिर मैं क्या करूं, एक एरे ले लूं जिसमें हम उसके मार्क्स स्टोर कर दें हर सब्जेक्ट के, ठीक है, जो एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। तो ये इजी पड़ेगा हमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ एरे। पहली प्रॉपर्टी, ईच एलिमेंट इन एरे इज of the same data type and carries the same size। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, each element same data type, same data type और सेम साइज, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स stored at contiguous memory locations, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट at smallest memory location, smallest memory location, ठीक है। जो पहला एलिमेंट होगा, जो भी वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन जहां से भी हमने ली है, उसके पहले जो सबसे सबसे स्मॉल मतलब जो स्टार्टिंग होगी मेमोरी की, जहां से स्टार्ट हो रहा होगा, वहीं पे फर्स्ट एलिमेंट आपका स्टोर होगा, ठीक है। अब इसी में थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स ऑफ एरे कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड, यानी हम उन्हें किसी भी एलिमेंट को जाके सीधा हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे किस एड्रेस पे वो एलिमेंट है। वो कहाँ से करेंगे, बेस और साइज ऑफ डेटा से। यानी मैं कैसे एक्सेस करूँगा, यानी ऐसा लिखें, लोकेशन ऑफ एलिमेंट, ये क्या होगा, ये होगा आपका बेस एड्रेस। इसके लिए मुझे बेस एड्रेस चाहिए, एंड और क्या चाहिए मुझे, साइज ऑफ डेटा चाहिए, ठीक है। ये जो हम लिख रहे हैं ये अभी सब क्लियर होगा, ठीक है। जब एग्जाम्पल लेंगे, जब हम उसका इनिशियलाइजेशन देखेंगे किस तरह से एरे इनिशियलाइज होता है, तो ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी, अभी आप लिख लीजिए। तो जब आप समझ लेंगे उसके बाद वापस से इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे। हम एरे को बहुत तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, हर प्रोग्राम अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन हम यहाँ जो डिक्लेरेशन देखेंगे वो केवल सी लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अब आप समझिए, यहाँ आप इम्पोर्टेंट है जो हम लिख रहे हैं ये समझिएगा। इंट एरे 35 33 42 10 14 19 27 44, ठीक है। अभी और एलिमेंट्स अभी आएंगे, ठीक है। ओके, 44 कॉमा यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। नाइट आइटम 5
26, 31। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे हो क्या रहा है। देखिए, ये जो इंट लिखा है, ये जो इंट लिखा है, ये टाइप है। टाइप मतलब किस तरह के डेटा एलिमेंट्स यहाँ स्टोर होंगे। यहाँ इंट है मतलब इंटीजर, इंट का मतलब है इंटीजर, तो यहाँ पर जितने एलिमेंट स्टोर होंगे वो इंटीजर टाइप होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो लिखा है ये है नेम ऑफ एरे। ठीक है, यहाँ पर जो ये लिखा है ये है साइज, और ये जो पूरा है ये यहाँ से यहाँ तक ये है एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था, अगर आप देखेंगे जब हम डेफिनेशन बता रहे थे एरे की, एरे आर डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट स्टोर्ड एट ए कॉन्टिगियस मेमोरी लोकेशन। तो देखिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट सेम डेटा टाइप के हैं, और क्या डेटा टाइप है इनका, इंटीजर डेटा टाइप है। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ें हम समझते हैं, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको समझना जरूरी है। जो भी इंडेक्स होगा, यानी जो इसका इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख लेता हूँ। पॉइंट क्या है हमारे, इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0। दूसरा पॉइंट क्या है, एरेज लेंथ इज 10। इसका मतलब ये है, लेंथ 10 का मतलब, साइज 10 का मतलब है हम यहाँ पर 10 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 एलिमेंट्स हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, ईच एलिमेंट in the array can be accessed by, या वाया लिखिए बेटर है, वाया इट्स इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे समझें, अब इसी को मैं दोबारा से आगे लिखूंगा और आपको थोड़ा सा समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। अब देखिए, इसका मतलब ये होगा, अगर मैं इसको लिखूं, ये मेरा एरे है, मैं एक एरे डिफाइन कर लेता हूँ। इंट एरे का नाम मैंने यहाँ ए दे दिया, और लेट सपोज कीजिए यहाँ मैंने 4 हमने लिया। ठीक है, आगे अगले ही पेज पर मैं आपको ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। ठीक है, जो जितनी चीज़ें हमने बोली हैं वो भी आपको समझ आ जाएगी। तो एक मैं एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ एक एरे ले लिया इंटीजर टाइप का, इंट, इसका नाम ए है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स मैंने ले लिए 12, 18, 22 और 24। कितने एलिमेंट हो गए, यहाँ 4 साइज है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए हमेशा 0 इंडेक्सिंग से शुरू होगा, A0, A1, A2, A3। A0 की वैल्यू हो गई ये एलिमेंट हो गया A0, 12, A1 हो गया मेरा ये एलिमेंट 18, A2 हो गया मेरा ये एलिमेंट 22, और A3 हो गया मेरा ये एलिमेंट 24। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो हमने अभी क्या कहा था, किस इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई कि इंडेक्स मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है,
इंडेक्स स्टार्ट विद 0। क्लियर हो गया? ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 10, ओ सॉरी 4, यहाँ 4 है, ये 4 लिया है, ठीक है, जो साइज है एरे का। तीसरा हमने पॉइंट क्या कहा था? ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड वाया इट्स इंडेक्स। सपोज कीजिए मुझे 22 को एक्सेस करना है तो मैं सीधा लिखूंगा A3, तो A3 लिखूंगा तो मैं सीधा 22 मुझे मिल जाएगा। A4 लिखूंगा सीधा 24 मिल जाएगा। क्लियर है? तो इट्स इंडेक्स। तो उम्मीद है आपको अब ये बात समझ आई होगी। ठीक है, हमने वहाँ डेफिनेशन के टाइम पे भी हमने, अगर आप जाके देखें अभी, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, लिखा होगा, तो हमने लिखा था कि ईच डेटा एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। तो यही है वो इंडेक्स नंबर जिससे हम डायरेक्टली हम एक्सेस कर पा रहे हैं। रैंडमली मतलब हम सीधा गए, हमें ऐसा नहीं हुआ कि पहले यहाँ जाना पड़ा, 12 यहाँ जाना पड़ा, फिर यहाँ जाना पड़ा, फिर यहाँ जाना पड़ा, ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, हमने क्या किया, डायरेक्ट उसका इंडेक्स लिखा और हमें वो आइटम मिल गया। होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, मैंने कोशिश की है बहुत इजी वे में आपको समझाने की। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है और ये आना चाहिए, समझ आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो नहीं बन पाएंगे फिर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Why are arrays required? ठीक है, रिक्वायर्ड क्यों है हमें एरे? ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें रिक्वायर है। फर्स्ट रीज़न, शॉर्टिंग एंड सर्चिंग a value in an array is easier। ठीक है, शॉर्ट करना और सर्च करना किन्हीं वैल्यूज़ को किसी एरे में बहुत इजी है। ठीक है, arrays are best to process multiple values quickly and easily। ठीक है, arrays are best to process multiple values quickly and easily। ओके दोस्तों। थर्ड, arrays are good for storing multiple values in a single variable। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें तो जो हमारे अधिकतर केसेस हैं वहाँ पर हमें लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो सिमिलर डेटा टाइप्स हैं वो स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो या तो हम ये करें कि उन जो बहुत सारा डेटा हमें स्टोर करना है तो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल या तो हम डिक्लेयर करें, जो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि उसको कैसे याद रखें, उनके सारे नाम कैसे हम याद रखें जब हम प्रोग्राम को लिखें। तो उससे आसान क्या है? उससे आसान ये है कि हम एक एरे डिफाइन कर दें और जिसमें वो एलिमेंट्स हमारे स्टोर होते रहें, क्योंकि वो डेटा टाइप तो सेम ही है, तो इजीली हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मल्टीपल वैल्यूज़ वाला है इन सिंगल वेरिएबल। जैसे ये ए क्या हुआ, यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या हो गया, ए हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये हमारा ए ही तो वेरिएबल, तो सेम वेरिएबल है, तो सिर्फ इंडेक्स हम चेंज कर रहे हैं और सिमिलर डेटा टाइप, जो सिमिलर डेटा है यानी इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है वो मैं स्टोर करता चला गया। नहीं तो मुझे इसके लिए एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ता, इसको कहता मैं ए वेरिएबल, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इस तरह से मैं वेरिएबल मुझे बनाने पड़ते, या कुछ जो भी मैं वैल्यू रखता। यहाँ पर सिर्फ मेरा एक ही वेरिएबल से काम हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है जो मैंने पॉइंट्स अब तक बताए हैं वो आपको
समझ आए होंगे और आप रिलेट भी कर पाए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं मेमोरी एलोकेशन ऑफ एन एरे। मेमोरी एलोकेशन ऑफ एन एरे। ठीक है, जैसा हमने ऊपर भी हमने कहा है, पहले भी बताया आपको, जो भी डेटा एलिमेंट्स हैं एरे में जो स्टोर हो रहे हैं कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस पे, वो कहाँ जा रहे हैं, वो मेन मेमोरी में जा रहे हैं। तो जो जो भी नाम होगा, जो भी नेम होगा जो एरे का जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसके बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो एड्रेस होगा फर्स्ट एलिमेंट का मेन मेमोरी में। ठीक है, तो जो भी हर एक एलिमेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उसके इंडेक्सिंग के साथ। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, अब क्या है, लेट सपोज जैसे मैंने यही वही एग्जांपल वापस से ले लेते हैं, A4 कैसा इंट टाइप का। ठीक है, एलिमेंट 12, 18, 22, 24। ठीक है, ये मेरे एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ A, इसका मतलब हो गया A0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस। अब सपोज कीजिए मेमोरी कैसे होगा, अगर मेमोरी वाइज देखें, मेन मेमोरी में जहाँ स्टोर हो रहा है वहाँ का मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट सपोज यहाँ बना लेता हूँ, ये एक ब्लॉक हो गया मेमोरी का। ठीक है, लेट सपोज इसका एड्रेस है 100, 1, 2, ये यहाँ हो गया 12, यहाँ 18, यहाँ 22 और यहाँ 24। ठीक है, इंटीजर मानते हैं 4 बाइट। ठीक है, ठीक है, यहाँ हमने डेटा का जो डेटा टाइप है इंटीजर टाइप है उसका साइज 4 मान लिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ ये 100 लोकेशन पे स्टोर होगा फर्स्ट, तो ये जो इसका एड्रेस होगा वो 100 हो गया, ये हो गया 104, ये 108 और ये 112। क्लियर है, तो जब मैं A0 लिखूंगा तो A0 मेरा क्या हो गया, ये इस 12 को हमारा होगा, और ये जो एड्रेस होगा अगर इसका एड्रेस हम निकालें तो वो 100 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, तो जब भी मैं A0 लिखूंगा, A0 पे मुझे 12 मिलेगा, और इसका अगर एड्रेस की बात करें किस एड्रेस पे स्टोर है, तो ये 100 पे स्टोर है। अगर A1 की मैं बात करूं तो ये A1 यहाँ मुझे मिलेगा 18, इसके एड्रेस को 104 होगा। इसी तरह से A2 मुझे 22 मिलेगा, इसका एड्रेस 108 होगा, और जो मेरा A3 होगा इसका इसकी वैल्यू होगी 24, इसका एड्रेस होगा 112। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है मैम, मेमोरी एलोकेशन हमने देख लिया। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ, ये हो गया मेरा बेस एड्रेस, बेस एड्रेस। ठीक है, यानी इस तरह से हम इसको लिख दें, थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा आपको। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, अगले में हम लिख लेते हैं। ठीक है, इंट डिक्लेरेशन करेंगे वापस से, इंट A4, सॉरी 12, पहला एलिमेंट 12, 18, 22, 24। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ मेरा हो गया A1,
जिसकी मेरी वैल्यू हो गई 12। ठीक है, यहाँ हो गया A2 जिसकी मेरी वैल्यू हो गई 18, A3 जिसकी वैल्यू हो गई 22, और यहाँ A4 जिसकी वैल्यू हो गई 24। ओके, ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया ये 100 बेस एड्रेस। ठीक है, ये हो गया 104 108 112। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं हाउ टू एक्सेस एन एलिमेंट फ्रॉम एरे। एरे से हम कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, हम किसी भी रैंडम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, क्या व्हाट वी नीड। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको समझाया, मुझे चाहिए बेस एड्रेस ऑफ एरे। ठीक है, दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साइज ऑफ एलिमेंट इन बाइट्स। ओके, तीसरा मुझे क्या चाहिए, टाइप ऑफ इंडेक्सिंग एरे फॉलो। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो अभी तक मैंने आपको समझाया, जो हम कंसिडर कर रहे हैं, वो जीरो इंडेक्सिंग कहलाती है, क्योंकि हम पहला एलिमेंट मान रहे हैं A0। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग इंडेक्सिंग भी होती हैं जो मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि एग्जाम में के पर्पज से रिलेवेंट भी नहीं है। वैसे तो होती है वन बेस्ड इंडेक्सिंग, एन बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो अलग अलग है यहाँ पर, लेकिन जो मोस्ट कॉमन इंडेक्सिंग है वो जीरो इंडेक्सिंग है। तो हम बेसिकली जनरली यही कंसिडर करते हैं प्रोग्राम में। वन बेस्ड इंडेक्सिंग और एन बेस्ड इंडेक्सिंग बहुत ही कम यूज होती है। ठीक है, और एग्जाम पर्पज से उतना रिलेवेंट है भी नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये चीज़ यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर ये ले रहे हैं, तो इसलिए वो इंडेक्सिंग मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इसलिए हमने यहाँ अब तक जो भी चीज़ें डिस्कशन की हैं वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पर की है। मैं लिख देता हूँ किस पर हमने की है, हमने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पर यूज़ की है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करके कोई बेनिफिट नहीं है, जितना रिलेवेंट है उतना ही बेटर है। ठीक है, तो अब ये समझ आ गया आपको। अब हमारा फॉर्मूला हम थोड़ा सा बनाते हैं, का क्या बनेगा। अगर हमें किसी एलिमेंट का एड्रेस निकालना है तो हम लिखेंगे बाइट एड्रेस ऑफ एलिमेंट AI इक्वल टू बेस एड्रेस, यानी जो भी एरे का बेस एड्रेस है वो, प्लस साइज मल्टीप्लाई बाय I माइनस फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ जो साइज रिप्रेजेंट कर रहा है वो साइज है जो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे इंटीजर डेटा टाइप हुआ या फ्लोट डेटा टाइप हुआ, जिस टाइप का एरे है, वो एक्चुअल में मेमोरी लोकेशन में जो जितना स्पेस ले रहा है वो उसका वो उतना वो साइज है यहाँ पर, मतलब। ठीक है, जनरली जैसे इंटीजर वैसे 2 बाइट लेता है, वहाँ हमने 4 कंसिडर कर लिया है, जनरली 2 लेता है। ठीक है, फ्लोट 4 बाइट लेता है। ये हम सी प्रोग्रामिंग के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ठीक, अब समझ भी लेते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। सपोज कीजिए इंटीजर A4 मेरा वापस से हो गया इक्वल टू 12 18 22 24। ठीक है,
अब मुझे एड्रेस निकालना है A3 का। ठीक है, अब लेट वही हमने मान लिया वापस से। ठीक है, यहाँ भी हम इंटीजर को 4 बाइट मान रहे हैं, वैसे 2 बाइट होता है बट यहाँ पे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मान ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 100 था पहले एलिमेंट का, तो यहाँ क्या होगा, बेस एड्रेस 100 साइज मल्टीप्लाई बाय 4। आई क्या है, किसका निकाल रहे हैं, 3 का निकाल रहे हैं, 3 माइनस वो फर्स्ट इंडेक्स कितना है, 0 0, तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 4 × 3 हो जाएगा 112, 112। क्लियर है, तो अब देखिए ये A0 हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। तो ये 104 था, ये 108 था, ये 112, तो 1182 यहाँ से भी हमारा निकल गया। बेसिकली वही चीज़ हमने यहाँ पर फॉर्मूले में लिख दी। समझा, आपको इसलिए दे ताकि आप रिलेट कर पाए। ठीक है, अगर यही हम A2 निकाले होते, अगर यही हमने A2 निकाला होता, A2 निकाला होता तब क्या होता, 100 प्लस 4 × 2 माइनस 0, तो 108 आ जाता आपका। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्या क्या बेसिक ऑपरेशंस होते हैं एरेज पे, बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला ऑपरेशन हम करते हैं ट्रेवर्सल। ठीक है, ट्रेवर्सल का मतलब ये है, बेसिकली प्रिंट कर दिया मैंने, प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ एरे, प्रिंट एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है दोस्तों, वैसे हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं ट्रेवर्सल वगैरह का, लेकिन यहाँ नीड नहीं है, यहाँ बस आपको समझना है कौन सी चीज़ क्या है, तो प्रोग्रामिंग में हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें कहीं प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ नहीं पूछी गई है। ठीक है, दूसरा है इंसर्शन। इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब ऐड एन एलिमेंट, ऐड एन एलिमेंट। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स, किसी को पर्टिकुलर इंडेक्स पर हमें एलिमेंट को ऐड करना है, तो उसको इंसर्शन कहेंगे। ठीक है, अब थर्ड नंबर हो गया हमारा, नंबर 3 डिलीशन। इसका मतलब ये है डिलीट एलिमेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स से मुझे आइटम डिलीट करना है, तो डिलीशन हो गया मेरा। ठीक है, चौथा है मेरा सर्च, यानी ऑलरेडी वैल्यूज उसके अंदर है, मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है। ठीक है, सर्च एलिमेंट यूजिंग द गिवन इंडेक्स और बाय वैल्यू। ठीक है, मैंने कोई वैल्यू कहा कि मुझे ये सर्च करना है। पांचवा ऑपरेशन है अपडेट। इसका मतलब है अपडेट करना एलिमेंट को एट पर्टिकुलर इंडेक्स, एट पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन और रहा है, इसको और डिस्कशन कर लेते हैं और फिर लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एरे ऑपरेशंस।
ठीक है, तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। दो तरह की होती है। पहला होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम ऑपरेशन, यहाँ एवरेज केस, और यहाँ फर्स्ट केस। ठीक है, तो पहला है एक्सेस करना, एक्सेस की होती है ओवन यानी बिग ओवन। ठीक है, दूसरा है सर्च ऑपरेशन, सर्च की होती है ओ एन। ठीक है, इसी तरह से है इंसर्शन, इसकी होती है ओ एन। इसके बाद है डिलीशन, ओ एन। ठीक है, ये आप टेबल बनाकर लिख लीजिए और आपको आसानी। ठीक है, दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो फॉर वर्स्ट केस जो होती है वो ओ एन होती है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। दोस्तों हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ एरे। एडवांटेज ऑफ एरे। ओके, पहला एडवांटेज, एरे प्रोवाइड्स द सिंगल नेम for the group of variables of the same type. Array provides single name for the group of variables of the same type. ऑलरेडी हम ये समझ चुके हैं, इसीलिए जितना भी नाम है वो याद करने में आसान होता है। ठीक है, इट इज़ easy to remember the name of all the elements of an array। ठीक है, क्यों आसान है? सपोज कीजिए A0 से स्टार्ट किया और A4 तक मेरा गया, तो मुझे ये पूरे 5 एलिमेंट्स इजिली मैं एक्सेस कर सकता हूँ कि पहला A0 है और लास्ट में A4 है। ठीक है, दूसरा, ट्रेवर्सिंग एन एरे इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ट्रेवर्सिंग एन एरे is very simple process, is very simple process. We just need to increment the base address of an array in order to visit each element one by one। ठीक है, we just need to increment the base address of array in order to visit each element। ठीक है, वन बाय वन। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी हम ये समझ चुके हैं कि मेरा बेस एड्रेस होगा A0, A0 में पहला एलिमेंट होगा, यहाँ से मैं एक एक इंक्रीमेंट करता जाऊंगा तो मुझे अगला एलिमेंट मिलता जाएगा। और मेरे अगर एड्रेस 100 से स्टार्ट है तो उसमें मैं साइज ऐड करता जाऊंगा, जो भी मुझे मेरा उस डेटा टाइप का साइज है, और मुझे अगला एड्रेस मिलता चला जाए।
ठीक है, तीसरा एडवांटेज है इसका, थर्ड जो एडवांटेज है वो है कोई भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा वो डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है। ठीक है, एनी एलिमेंट इन द एरे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे बताइए, बाय यूजिंग द इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। तो इंडेक्स के हेल्प से हम सीधा कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। अगर किसी चीज़ के एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ एरे। ठीक है, अब समझते हैं क्या है। एरे इज होमोजीनियस, एरे इज होमोजीनियस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स हैं सिमिलर डेटा टाइप के वो ही केवल स्टोर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है एलिमेंट्स विद सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, स्टोर्ड इन इट। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम केवल एक ही टाइप के, एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को केवल वहाँ पर हम स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, अगर एलिमेंट, अगर कोई और डिफरेंट डेटा टाइप का एलिमेंट है तो हम वो स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर एरे में जो होता है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। कैसा एलोकेशन होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है साइज ऑफ एरे कैन नॉट बी अल्टर्ड। ठीक है, उसका साइज चेंज नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज बात कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, देयर विल बी वेस्टेज ऑफ मेमोरी इफ, कंडीशन है कब, इफ वी स्टोर लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन द डिक्लेयर्ड साइज। डिक्लेयर्ड साइज, अब ऐसे समझें इसको कैसे, मैंने एक एरे, इंटीजर टाइप का एक एरे लिया है, इसका साइज ले लिया 100। ठीक है, 1 2 10, और मैंने केवल 10 वैल्यूज इसमें की, तो जो मेरा 90 का साइज था वो तो पूरा मेमोरी में एलोकेट हो गया है। तो मेरा इतना फील्ड है केवल, और इतना ये वेस्ट जाएगा, तो ये वेस्टेज हो गया। तो अगर मेरा, मैं हमने साइज आपका ज़्यादा ले लिया है एरे का और उसके अंदर एलिमेंट कम है, तो बाकी मेमोरी वेस्टेज है, क्योंकि हम इसका साइज चेंज नहीं कर सकते, फिक्स साइज हो जाएगा, स्टैटिक मेमोरी हो गई। तो ये एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है दोस्तों, अब हमने जो भी डिस्कशन किया था, ये स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम एरे कह रहे हैं, उसके बेसिक ऑपरेशन हमने देख लिए हैं, कौन कौन से इस पर परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और हमें पता लग गया है कि हम एरे के किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरे के बारे में एक ओवरव्यू था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसी में ये तो हमने जो देखा है कि ये 1D एरे बोलते हैं इसको, 1 डायमेंशनल एरे। अभी आता है 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे,
बट उतना ज़्यादा समझने की हमें नीड नहीं है, हमें बस एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था, वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अब तक जो हमने लेक्चर सारे पढ़ाए हैं वो समझ आए होंगे, और ये आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर मैं एंड करता हूँ। ओके।